को मेरा जय हिंद। कैसे हो आप सभी? सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए हम नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सेशन में हमने जाना था किस तरह से यूनिट्स एंड डायमेंशंस होती है, डायमेंशनल इक्वेशंस को किस तरह से डिराइव करते हैं। हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की एक लार्ज लिस्ट है, उसमें से हमने कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन निकाल ली थी। आइए नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो किस प्रकार हम निकालते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स दोस्तों आती है मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस। दोस्तों इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर। डायमेंशनल इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी? इसकी डायमेंशनल इक्वेशन न्यूटन की m1 l1 t-2 और मीटर की l1। अब इसको फाइनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? m 1 है, l 2 हो जाएंगी और t-2 हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो जाएगा हमारे पास? नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के रूप में है टॉर्क। टॉर्क मैंने आपको बता दिया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बात एक ही है। इसको ओमेगा से लिखा जाता है और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का आपको मालूम है हर्ट्ज, इसका कुछ होगा नहीं, ये हर्ट्ज आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों यूनिट क्या डायमेंशनल इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी? ओमेगा की फ्रीक्वेंसी का होता है टी इनवर्स, तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन होगा टी इनवर्स, या इसको आप बोलना चाहो तो ऐसे बोल दो m0 l0 t-1। ठीक है, इस तरह से हम डायमेंशनल इक्वेशंस को निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ को दोस्तों सिंबल लैम्डा के रूप में लिखा जाता है और ये एक तरह से डिस्टेंस ही होती है। तो आप ये समझ लीजिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों? मीटर। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? L1, या इसको आप पूरा लिखना चाहो तो m0 l1 t0। इस तरह से हम डायमेंशनल इक्वेशन जो है हम डिराइव कर सकते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की। आइए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, उसके जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो किस तरह से निकालेंगे। हब्बल टेलीस्कोप दोस्तों, बहुत नाम सुना होगा आपने भी। हब्बल नाम के एक साइंटिस्ट थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ने एक टेलीस्कोप बनाया था, जिससे आज हम उस टेलीस्कोप की मदद से जो स्पेस के अंदर अर्थ के सराउंड घूमता है उसकी हेल्प से हम स्टार्स, जो गैलेक्सीज, उनकी जो डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं। उससे हम शानदार पिक्चर लेते हैं। और इवन बहुत ही खूबसूरती की बात यह है, हम ब्लैक होल जैसी जो इवेंट्स है उनकी जो फोटो है वो भी हम हब्बल टेलीस्कोप की मदद से लेते हैं। तो एक हब्बल कांस्टेंट होता है, और हब्बल कांस्टेंट है उसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी दोस्तों? हब्बल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की मीटर, मीटर से मीटर कर गया 1/सेकेंड। क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशनल इक्वेशन? इसकी डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी टी इनवर्स, या इसको आप लिखो m0 l0 t इनवर्स। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते। आगे है इंटेंसिटी ऑफ वेव, ये कर लिया था हमने। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, जो रेडिएशन हमारे ऊपर गिरती है, जो सन से जो रेडिएशन इमिट होती है वो
सन से रेडिएशन इमिट होकर अर्थ सरफेस पे गिरती है तो वो कितना प्रेशर डालती है, उस प्रेशर की बात कर रहा है। उस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? उसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ वेव अपॉन स्पीड ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव अपॉन स्पीड ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला या तो कैंडेला लिख दो CD, और स्पीड ऑफ वेव मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर ले जाओ कैंडेला इंटू सेकेंड पर मीटर। अब इसका जो फॉर्मूला है यानी डिराइव्ड फॉर्मूला है, आप उस इंटेंसिटी का जो यूनिट है उससे ले लो, m1 L0 T-3 इसकी यूनिट है कैंडेला की, तो ये हो जाएगा m1 L0 T-3 m1 L0 T-3 इंटू T1 अपॉन L1। ये ऊपर ले जाओ क्या बन जाएगा, ये इसको मैं यहां लिख देता हूं, m1 L नीचे से ऊपर चला जाएगा -1 T-3 और +1 -2। ये हो जाएगा रेडिएशन प्रेशर की यूनिट हो जाएगी दोस्तों m1 L-1 T-2। क्लियर है? आगे नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है आप सभी जानते हो, हम यहां से स्पेस के अंदर स्पेस स्टेशन की बात हो या फिर हमारे पास सैटेलाइट्स हो, इस दुनिया को बदलने में सबसे बड़ा योगदान किसका है दोस्तों? ये दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। आज अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से आप बात करने के लिए बिल्कुल भी जरा भी संकोच नहीं करते हो, क्योंकि पल भर में ही, इंस्टेंट में ही आप उनसे अपना संपर्क बना सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी आप वीडियो के थ्रू। कितनी बड़ी बात है, सोचो तो बहुत बड़ी बात है, क्रांति वाली बात है। और इस डिजिटल युग में ये जो क्रांति आई है ये कितनी बड़ी बात है। तो इसके अंदर ये सारा का सारा पॉसिबल हुआ है सैटेलाइट्स की वजह से। तो वो जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमारे पास रॉकेट होती है, तो रॉकेट को कितनी स्पीड से हम यहां से भेजें जिससे वो इसकी ऑर्बिट से बाहर चली जाए, या इसकी ऑर्बिट में ही कहीं पर सैटेलाइट को स्टेब्लिश कर दिया जाए, तो उसके लिए स्पीड कितनी होती है? वो स्पीड एक मिनिमम स्पीड, जिससे अब वो स्पीड पे यदि भेज दिया जाए तो वो इस प्लैनेट को छोड़ के चला जाएगा। वो तो सैटेलाइट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट तो अर्थ की ऑर्बिट में आप स्टेब्लिश करना चाहते हो, तो अर्थ की ऑर्बिट में आप भेजना चाहते हो, तो उस क्रिटिकल वेलोसिटी को आपको विशेष कर ध्यान रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि एस्केप स्पीड यदि आ जाएगी तो उसके बाद में अपने कंट्रोल की बात नहीं है, रॉकेट इस अर्थ को छोड़ के चली जाएगी। और इस अर्थ को छोड़कर चली जानी है यानी दूसरे सोलर सिस्टम में आप भेजना चाहते हो, दूसरे प्लैनेट पे भेजना चाहते हो, मार्स मिशन देखना चाहते हो, तो वहां पर हमको रॉकेट की जो स्पीड है वो एस्केप स्पीड से ज्यादा रखनी पड़ती है। तो आइए एस्केप स्पीड का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। एस्केप स्पीड √2 GRE एक फॉर्मूला होता है, तो उसमें यहां से देखना चाहो तो आप किस तरह से देखोगे, जी ये एक्सेलरेशन है यानी √ में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस है मीटर तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, m0 मीटर की L1 टाइम की T-1, ये हो जाएगा हमारा एस्केप स्पीड का डायमेंशनल इक्वेशन। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हीट एनर्जी मैंने आपको बता दिया था, इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी बातें की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और हम जानते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब हम जानने वाले हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोस्तों, जो पंखा घूमता है, पंखा रोटेट करता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। अब दोस्तों लगाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने क्या पढ़ा था, केजी एम आर स्क्वायर होता है ना, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, एंगल रेडियन आर ए डी अपॉन सेकेंड, रेडी अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ये तो हो गया इसका यूनिट, ऐसा यूनिट। और इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, इसको आप काइनेटिक एनर्जी कौन सा बोलते हो, रोटेशनल वाली, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, केजी का एम, एल कितना है यहाँ पर, एक दो ही है, रेडियन का कोई डायमेंशनल इक्वेशन होगा नहीं, सेकंड का टी, टी का पावर 2, तो ये ऊपर चला जाएगा m1L2T-2। ये किसकी है, एनर्जी है। तो मैंने उस टाइम पर भी आपको बताया था, एनर्जी कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, सभी की डायमेंशनल इक्वेशन मेरे मित्रों सेम होती है। उसको आपको फॉर्मूला लगाकर, यूनिट लगाकर उसकी डायमेंशनल इक्वेशन डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। आंख बंद कर टिक कर दो आप, आपका आंसर सही बैठ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है दोस्तों, एफिशिएंसी जैसे आपको कहा जाता है कि आप इतना एफिशिएंटली काम नहीं करते हो, एफिशिएंसी ईटा से लिखा जाता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। सपोज आपको कुछ इनपुट दिया गया, आप पर जितना खर्चा किया गया पेरेंट्स के द्वारा, आपने उतना रिजल्ट उनको नहीं दिया, मींस यू आर नॉट एफिशिएंट। आप उतना एफिशिएंट नहीं हो, जितना इनपुट लगाया उतना आउटपुट आपसे नहीं मिला है, इसलिए एफिशिएंसी वैसे ही निकाली जाती है, आउटपुट पर डिपेंड करती है। जितना इनपुट लगाया और आउटपुट दोनों का रेशियो जो है वो एफिशिएंसी कहलाती है। और ये एक तरह से वर्क ही है, ऊपर भी वर्क नीचे भी वर्क, ऊपर एनर्जी नीचे एनर्जी। तो आप वर्क की बात करो तो m1L2T-2, नीचे भी m1L2T-2, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो यूनिट लेस, डायमेंशनल लेस, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, एफिशिएंसी है दोस्तों। इस तरह से हम एफिशिएंसी का भी यूनिट निकाल सकते हैं। आगे आता है प्लांक कांस्टेंट। दोस्तों प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो शुरुआत में जब मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाती है, तो मॉडर्न फिजिक्स में एक बहुत ही शानदार से साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है मैक्स प्लांक। और मैक्स प्लांक के नाम पर आप जानते भी हो, उनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट है मैक्स प्लांक नाम से। तो प्लांक कांस्टेंट को H से लिखा जाता है, और ये क्या होता है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी से लिखा जाता है। यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, एनर्जी की जूल, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज या पर सेकंड। तो इसको आप सेकंड है तो इसको पर सेकंड भी बोला जा सकता है। देखो इसे मैं और लिख के बोलता हूं 1/सेकंड, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा जूल इंटू सेकंड। इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच की, बहुत जगह काम आता है, ध्यान रखना। जूल की क्या होती है, m1L2T-2, सेकंड की T1, तो इसको किस तरह से लिखोगे, m1L2T-1, -2 से 1 गया तो ये -1 बचेगा। तो ये आ गया प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशनल इक्वेशन। आगे आता है दोस्तों हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी। इस यूनिवर्स की एंट्रोपी, रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, यानी जितना ज्यादा आप डिसऑर्डर करोगे उसे कहेंगे एंट्रोपी। और यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिस्टर्बेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए उस एंट्रोपी का किस तरह से लिखा जाएगा, एंट्रोपी, एंट्रोपी को एस से लिखा जाता है, और एंट्रोपी होती है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। हीट एनर्जी यानी m1L2T-2, टेम्परेचर का केल्विन, ऊपर चला जाएगा m1L2T-2 K-1,
ये क्या आ गया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। क्लियर है? आगे बढ़े, इसको ओमेगा से भी लिखा जाता है, ठीक है, एस से ओमेगा से, इस तरह से आप लिख सकते हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने आपको बताया दिया था लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को एम एल से लिखा जाता है, और एल होता है हीट अपॉन मास। हीट यानी m1 L2 T माइनस 2, मास का क्या आ जाएगा m1, m1 से m1 कट गया, m0 L2 T माइनस 2, ये क्या आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा लेटेंट हीट का। अब आता है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। मित्रों, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, आप सभी साथ साथ कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब लिखने की आवश्यकता है, आप साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। मैं इसलिए पूरा कराना चाह रहा हूं, हो सकता है कहीं पर आपकी मिस्टेक हो गई तो उसको आप सुधार कर सकते हो साथ साथ मेरे, जिससे क्या बेहतर होगा, आपको कहीं मिस्टेक नहीं हो, और आप इस बहाने आप अपना जो टॉपिक है उसको भी पूरा कर लोगे। अदरवाइज आप करते नहीं हो, आपको होमवर्क दे देते हैं पर करते नहीं हो। थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को अल्फा से लिखा जाता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन इनटू टेम्परेचर। डायमेंशन डायमेंशन तो आपस में कट जाएगा, तो यहां से केवल 1 अपॉन क्या रहेगा, केल्विन। यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, के इनवर्स, m0 L0 T0 के इनवर्स, ये हो गया अल्फा, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का यूनिट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। ठीक है जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट है बल्क मॉडुलस, ये हम कर चुके हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जब हम साइकिल चलाते हैं तब एक रोड चलते चलते घुमाव आ जाता है, उस घुमाव पर आपकी साइकिल ऐसे तिरछी हो जाती है, या आप बाइक चलाते हो, आप विशेषकर नोटिस करते हो जब स्पोर्ट्स बाइक चलती है तो स्पोर्ट्स बाइक बिल्कुल छू जाती है, देखते हो इस तरह के वीडियो तो काफी देखे होंगे आपने, तो वो पूरा छू जाती है। ऐसा क्यों होता है, वो नीचे क्यों नहीं गिरती मित्रों, वो नीचे भी तो गिर सकती है। आप खुद खड़े होकर देखो, ऐसे थोड़ा सा तिरछा खड़े होकर देखो, वो अपने आप नीचे गिर जाएगा। वहां पर वो चलती चलती गाड़ी नीचे क्यों नहीं गिरती है, इसके पीछे क्या कारण है, वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, जो उसको बैलेंस करता है, जो उसके बाहर की ओर उतना फोर्स अप्लाई करता है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस सेंटर की ओर लगता है, जिससे वो नीचे नहीं गिरता, वो बैलेंस बना रहता है, चलता रहता है। तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है, आपने पढ़ा होगा v स्क्वायर अपॉन आर, वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर दोस्तों, और ये हो जाएगा मीटर, 1 मीटर कट जाएगा, क्या बच जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, आपको ज्यादा सोचा विचारी करने की आवश्यकता नहीं है। कैसा भी एक्सेलरेशन हो, कैसी भी वेलोसिटी हो, कैसी भी स्पीड हो, सभी की यूनिट एंड डायमेंशनल इक्वेशन सेम होती है। तो इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, m0 L1 T माइनस 2। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट प्लांक के साथ साथ ही आए थे, प्लांक से जस्ट पहले स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है, स्टीफन कांस्टेंट को सिग्मा से लिखा जाता है, और सिग्मा होता है एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी इंटेंसिटी, अपॉन टेम्परेचर का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सॉरी पावर 4, इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इज इक्वल टू सिग्मा T4, U इज इक्वल टू, सॉरी U एनर्जी है, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है,
ये U इज इक्वल टू सिग्मा T4 से लिखा जाता है। ये आप 12th क्लास 11th क्लास केमिस्ट्री में भी आता है ये पोर्शन, वहां पर भी आप पढ़ते हो, आपके केमिस्ट्री में भी आता है। ये जो स्टीफन है, स्टीफन कांस्टेंट से हम एनर्जी का जो ग्राफ है उसका बारे में पता करते हैं कि वो T4 के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है एनर्जी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट m1L2T-2 अपॉन एरिया L2 ये T अपॉन टेम्परेचर यानी K रेज़ टू पावर 4। ये K रेज़ टू पावर 4 अपॉन 1 कर देंगे, क्या बन जाएगा ये m1 L2 से L2 कट गया L0, T ऊपर चला जाएगा -3, K ऊपर चला जाएगा -4। इस तरह से ये क्या आ गई, यूनिट आ गई किसकी, स्टीफन कांस्टेंट की। स्टीफन कांस्टेंट की इस तरह से हम यूनिट निकाल सकते हैं। ये रहा हमारा m1 L0 T3 K -4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये सारे देख देख के नहीं कर पाओगे, फिर भी यदि कोई रह जाता है तो डेफिनेटली अपने डिस्कस कर लेंगे। आपको ऐसा कोई रखना नहीं है जो आप समझ नहीं पाओ। वीन कांस्टेंट, वीन कांस्टेंट बेटा क्या होता है, इसे बी से लिखा जाता है। और ये लो टेम्परेचर, एक तो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे सन से रेडिएशन आता है, उस सन से रेडिएशन को समझने के लिए एक पैटर्न है। वो रेडिएशन का जो पैटर्न है उसके बारे में बताते हैं ये, कि सन से जो रेडिएशन आता है उसमें विजिबल पार्ट भी आता है, IR भी आता है, माइक्रोवेव भी आता है, रेडियो भी आता है। यदि हाई एनर्जी की बात करें तो हमारे से ज्यादा एनर्जी जो विजिबल जिसकी वजह से देख पाते हैं उससे ज्यादा अल्ट्रावायलेट भी आता है, एक्सरे भी आती है, गामा रे भी आती है। एक्सरे और गामा रे, विशेषकर अल्ट्रावायलेट रे, ये तो एटमॉस्फेयर से ऊपर ही रह जाती है। अल्ट्रावायलेट रे फिर भी आ जाती है, इसलिए हम सन ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अपने धूप के अंदर निकलने के लिए सन स्क्रीन आती है, तो आप स्किन पे वो लगा लेते हो तो स्किन डेड नहीं होती। ये अल्ट्रावायलेट रेज ही तो है जिसकी वजह से खतरनाक बीमारियां हो जाती है, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। इसलिए हम तेज धूप के अंदर निकलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आ सकती है। तो उस रेडिएशन स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट आए। उनमें एक साइंटिस्ट का नाम है वीन। उन्होंने एक कांस्टेंट दिया, और वो कांस्टेंट क्या था, बी से लिखा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर। लेमडा, वेवलेंथ को लेमडा से लिखा जाता है, टेम्परेचर को टी से लिखा जाता है। लेमडा टी इज इक्वल टू बी। अब लेमडा होता है मीटर में, वेवलेंथ हमने पहले पढ़ लिया, मीटर होती है, टेम्परेचर केल्विन होता है। ये तो हो गया मीटर इनटू केल्विन। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी दोस्तों, डायमेंशनल इक्वेशन बी एल के 1 m0 L1 T0 K1 सॉरी। अब इसके बाद में आता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, आपने नाम सुना होगा कि जो गैसेज है, गैसेज के बिहेवियर को समझने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी, क्योंकि उन गैस के मॉलिक्यूल्स को काउंट करना और उनके बिहेवियर को समझना बहुत ही मुश्किल था। बोल्ट्जमान ने दोस्तों ऐसे मुश्किल काम को आसान बनाया, उनको समझाने में हमारी सहायता दिलाई, हम सभी को सहायता प्रदान की। वो थे बोल्ट्जमान। और नेक्स्ट जो बोल्ट्जमान थे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी अपॉन टेम्परेचर ऐसे लिखा जाता है, एनर्जी इज इक्वल टू के बीटा टी। के बी टी, बी यानी बोल्ट्जमान, तो के बी यानी के बी इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन टी। एनर्जी जूल पर केल्विन आ जाएगा। डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, m1 L2 T-2 K1। ये ऊपर चला जाएगा, K इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये सारी की सारी यूनिट्स एंड डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। इसके बाद में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, R से लिखा जाता है। R जिसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, R का जो फॉर्मूला है वो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ऊपर आ जाएगा R इज इक्वल टू प्रेशर P इंटू वॉल्यूम अपॉन PV इज इक्वल टू nRT। आपने इक्वेशन पढ़ी थी ना, रियल आइडियल गैस की इक्वेशन,
पीवी इक्वल टू एन आर टी, बस वही है दोस्तों। इस आर को ले लिया, ये आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो आर को उधर रख लिया, बाकी उसको वैसे रख दिया। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की पास्कल है ना, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बात एक ही है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देता हूं, नहीं तो आप फिर डाउट में आ जाओगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब अपॉन मोल, ये एन यानी मोल को बताता है, टी यानी केल्विन को बताता है। ये तो हो गई यूनिट, मीटर स्क्वायर से ये कट गया, 1 मीटर बच गया। न्यूटन इंटू मीटर पर मोल इंटू केल्विन। अब दोस्तों इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, आर की डायमेंशनल इक्वेशन, न्यूटन की m1 L2 T-2, ठीक है। और वॉल्यूम की क्या होगी, वॉल्यूम की यानी आप डायरेक्ट वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, एल निकाल लिया हमने, L1 अपॉन मोल और इंटू केल्विन। इनको ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ये m1 L कितने, 2 यहां 1 यहां 3, टेम्परेचर कितना है T-2, मोल ऊपर चला जाएगा मोल इनवर्स और K ऊपर चला जाएगा K इनवर्स। इस तरह से हमारी डायमेंशनल इक्वेशन होगी दोस्तों। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है। इस तरह से हम डायमेंशनल इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे, आपको उसमें ज्यादा घबराने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो दोस्तों आगे की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं और उसकी डायमेंशनल इक्वेशन को डिराइव करते हैं। बताओ यहां तक बात क्लियर है, मजा आ रहा है, थोड़ा बोरियत फील हो रही होगी। जो बच्चा साथ साथ हल कर रहा है डेफिनेटली उसको तो मजा आ रहा है, और जो सो रहा है, जो बिल्कुल भी कॉपी और पेन अपने पास नहीं रख रखी है और सिर्फ वो देख रहा है कि फिजिक्स हमारे पास आएगी, हमारे भेजे में घुस जाएगी और हम आसानी से फिजिक्स के जीनियस बन जाएंगे, ऐसा दोस्तों न तो आज तक हुआ है न आगे होगा। हो सकता है आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, आप एक सामान्य स्टूडेंट नहीं हो। वही बच्चा जो ये सोचता है कि सिर्फ मेरे को देखने से फिजिक्स आ जाएगी, वो तो सबसे अलग है दोस्तों, इसलिए उसके बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते। बाकी जो कॉपी पेन लेके बैठा है नोटबुक के अंदर पेन से जो साथ साथ डायमेंशनल इक्वेशन को डिराइव कर रहा है, डेफिनेटली उसको मजा आ रहा है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आइए दोस्तों नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, नेक्स्ट फॉर्मूला किस चीज का है, नेक्स्ट फॉर्मूला है चार्ज, हमने पढ़ लिया, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को दोस्तों J से लिखा जाता है और ये करंट अपॉन एरिया, करंट का एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर। J की डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर को L2 बोलेंगे, T0 M0, ये हो जाएगा A1। ये होगी डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़े, वोल्टेज, वोल्टेज कर लिया कि नहीं कर लिया मेरे थोड़ा सा याद नहीं है। वोल्टेज को V से डिनोट किया जाता है, और ये होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क को जूल से, चार्ज को कुलाम से, जूल पर कुलाम। यूनिट क्या हो जाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, m1 L2 T-2, कुलाम का क्या हो जाएगा 80। ये ऊपर लेके जाओ, क्या बन जाएगा दोस्तों, m1 L2 T ऊपर एक और चला जाएगा तो T-3 A-1। बताओ क्लियर है मामला, आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आएगा इससे ही जुड़ा एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है रेजिस्टेंस। दोस्तों 10th क्लास में आपने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम सर ने क्या बताया
जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी कंडक्टर के टर्मिनल्स पर, वो हमेशा उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। दोस्तों जैसे ही प्रोपोर्शनल हटता है, यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है इसका फॉर्मूला क्या बन गया अब, V अपॉन I। इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर। इसको लिख सकते हैं V अपॉन A। दोस्तों इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो गई, वोल्ट की डायमेंशनल इक्वेशन जस्ट आपने अभी पढ़ी है, W अपॉन Q किया था ना, M1 L2 T माइनस 2 T माइनस 3 80 था ना, A इनवर्स आ गया था, अपॉन अब यहां पर वोल्ट अपॉन A आया, इस A को भी ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये A माइनस 2 बन गया। ये है दोस्तों रेजिस्टेंस की डायमेंशनल इक्वेशन, ये पूछी गई है नीट एग्जाम के अंदर, तो आप विशेषकर इसका ध्यान रखें क्योंकि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल इक्वेशन निकालना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर V I तो आप सभी जानते हो, V की डायमेंशनल इक्वेशन याद रहना जरूरी है, या फिर उसकी डायमेंशनल इक्वेशन निकालो फिर यहाँ पुट करो, फिर सारा का सारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम ये सब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हमारे पास है कैपेसिटेंस। हम सभी अपने घर के अंदर एक कंडेंसर तो रखते हैं, पंखा रखते हैं, पंखे के अंदर एक कंडेंसर लगता है, कैपेसिटर लगता है। कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस, और उस कैपेसिटेंस को हम C से लिखते हैं और वो होता है Q अपॉन V। Q यानी कुलाम, V यानी वोल्ट। इसकी क्या होगी, यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस है जिसकी यूनिट क्या हो गई, कुलाम अपॉन वोल्ट या फेरड। फेरड भी दोस्तों इसको बोलते हैं। इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, कुलाम यानी 80, आप सभी जानते हो चार्ज की 80 होती है। वोल्टेज की अभी पढ़ के आए, M1 L2 T माइनस 3, 80 था यानी केल्विन माइनस 1। ठीक है, यहां से ये सारे के सारे ऊपर ले जाओ, M इनवर्स L माइनस 2 T प्लस 4 और K प्लस 1 A1। ये आ गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का आ गया M माइनस 1 L माइनस 2 T 4 A2। अच्छा, मिस्टेक का क्या होगी, सॉरी मित्रों, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है, 80 था, T केल्विन था, वो केल्विन था, 80 ए से ए कट गया, हाँ ए से ए कट गया, नहीं ए नीचे माइनस 1 था, हाँ सही है, ये 2 आ जाएगा। ये केल्विन नहीं, टेम्परेचर नहीं है, तो यहां पर ये क्या हो गया, प्लस का T4 A2। अब ठीक है, यहाँ ए माइनस 1 है ना, राइट, हमने पहले किया, वहां पर देख लेना आप अच्छे तरीके से। V का जो है ऐसे कैसे पुट किया और फिर इसको ऊपर ले गए, इस तरह से हमने निकाल लिया। नेक्स्ट आता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं रो। आपने सब पढ़ रखे, रो इज इक्वल टू होता है R L अपॉन A। R यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अभी पढ़ गया है, रेजिस्टेंस को यूनिट होता है ओम, लेंथ मीटर में, और ये मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट गया यानी ओम अपॉन मीटर। R इक्वल टू, अरे सॉरी ओम इंटू मीटर आएगा, ये गलत कर दिया यहाँ पर, फिर गलत हो गया। R इज इक्वल टू होता है दोस्तों, R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A। आपसे पूछा है रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R A अपॉन L। अब ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ओम, ये मीटर स्क्वायर पर मीटर यानी ओम इंटू मीटर। रेजिस्टेंस को ओम से मेजर किया जाता है और लेंथ को मीटर से, तो ओम इंटू मीटर। डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी,
इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होने वाली है दोस्तों? रेजिस्टेंस की डायमेंशनल इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने? रेजिस्टेंस की डायमेंशनल इक्वेशन बताओ। रेजिस्टेंस की डायमेंशनल इक्वेशन M1L2 T माइनस M1L2 T3 और A-2 M1L2 T3 A-2 M1L2 T3 A-2 और यहां पर आ जाएगा मीटर का L1। तो ये क्या है, हो जाएगा 2 यहां एक ये आ जाएगा, तो M1L3 T3 A-2 ये हो जाएगी हमारे पास रो की डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, यहां तक सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई आपको डाउट है। M1L3 T3 A-2 ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो जी दोस्तों। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है दोस्तों? कोई चार्ज होता है, उसके आसपास की जो फील्ड है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। बस आप ये जान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों? डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी न्यूटन की M1L2 T-3 अपॉन 80, ये ऊपर चला जाएगा 80, तो M1L2 T-3 A-1। क्लियर है? ठीक है, एकदम टकाटक। आगे बढ़े बिना सोचे समझे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट किया जाता है और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ा? न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा? फाई ई। बताओ न्यूटन का M1, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट ही पुट कर दूं मैं, यहां से आपने कर रखा है तो ऐसे कैसे रख देते हैं। M1L2 T-3 T-3 A-1 अपॉन नहीं, एरिया मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, L स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो L स्क्वायर से, ये आगे डायमेंशनल इक्वेशन। इसको क्या बोल दोगे? M1L4 T-3 A-1 A-1। ये डायमेंशनल इक्वेशन किसकी आ गई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इस तरह से दोस्तों आप डायमेंशनल जो इक्वेशंस है उनको आप डिराइव कर सकते हो। अब थोड़ी सी डायमेंशनल इक्वेशन और बची है। आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक मेरी विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप जो बची हुई जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी एक बार डायमेंशनल इक्वेशन डिराइव कीजिए। अपेंडिक्स A9 लास्ट के अंदर 11th की जो बुक है उसमें चले जाइएगा और उसमें जो लास्ट में कुछ डायमेंशनल इक्वेशंस और बची है उनको आप करिएगा। और उनमें से आपको कोई डाउटफुल है तो उसका मेरे को कमेंट बॉक्स में नाम बता दीजिएगा, उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करके अच्छी तरीके से बता दूंगा। अब जो मैं करने वाला हूं, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनको कराने वाला हूं। नीट IIT के अंदर जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको भी कराने वाला हूं। उन क्वेश्चंस में हम डिस्कशन करेंगे जिससे आपके जो बचे हुए जो डायमेंशनल इक्वेशन है आई थिंक वो भी क्लियर हो जाएगी। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं डायमेंशनल इक्वेशन का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशंस है, कहां हम इसको यूज करते हैं, ये यदि नहीं होती तो हमारे लिए क्या होता, ये है तो हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा। जय हिंद।